स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम आ पहुंचे हैं कहानी के 12वें भाग में। देवराज चौहान अजीब से जाल में फंस जाएगा। देखते हैं, शुरू करते हैं। देवराज चौहान ने कार बंगले के फाटक के पास रोकी और उसकी निगाहें वहां खड़ी पुलिस जीप पर जा टिकी, जो कि बैक होने जा रही थी, परंतु उन्हें देखते ही ठिठक गई। जीप रुकते ही उसमें से इंस्पेक्टर सूरजभान नीचे उतरा और ड्राइविंग सीट पर बैठे देवराज चौहान के समीप जा पहुंचा। मिस्टर देवराज चौहान, कल ट्रक के नीचे कुचले आदमी के सिलसिले में मैं आपके बयान लेने आया हूँ। श्योर, आइए, कार के पीछे भीतर आ जाइए। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दरबान को इशारा किया और खुल चुके फाटक से कार ले जाते हुए उसने पोर्च में ले जाकर रोकी। उसी पल ही पीछे पीछे जीप आकर रुकी। सूरजभान बाहर आया। देवराज चौहान कार से उतरा और अदब भरी मुद्रा में कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए सिर झुकाकर कह उठा, आइए मालिक। अगले ही क्षण राजीव मल्होत्रा रंजीत श्रीवास्तव बना नीचे उतरा। इंस्पेक्टर सूरजभान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। इंस्पेक्टर, आप भीतर ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देवराज चौहान कहने के साथ ही राजीव मल्होत्रा के साथ आगे बढ़ा कि तभी इंस्पेक्टर सूरजभान ने रोका। एक मिनट मिस्टर देवराज चौहान। देवराज चौहान के साथ राजीव मल्होत्रा भी ठिठका। सूरजभान आंखों में आश्चर्य भरे राजीव मल्होत्रा को देखे जा रहा था। तुम? सूरजभान 2 कदम उठाकर उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? राजीव मल्होत्रा के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान तीखे स्वर में कह उठा, तमीज से बात करो इंस्पेक्टर। तुम नहीं, आप कहो। ये हमारे मालिक रंजीत श्रीवास्तव जी हैं। नहीं, ये रंजीत श्रीवास्तव नहीं हो सकता, सूरजभान के होंठों से निकला। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। ये इंसान राजीव मल्होत्रा है, बैंक डकैती और हत्याओं का मुजरिम। राजीव मल्होत्रा के बदन में ठंडी सिरहन दौड़ती चली गई। देवराज चौहान जोरों से चौंका। क्या आप बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? देवराज चौहान की आवाज में सख्ती भर आई। मैं सही कह रहा हूं, ये दिल्ली का रहने वाला राजीव मल्होत्रा है। देवराज चौहान। राजीव मल्होत्रा ने फौरन खुद को संभाला और सिगरेट सुलगाकर शांत लहजे में बोला, लगता है इस इंस्पेक्टर का मन अपनी नौकरी से भर चुका है, अब ये आराम करना चाहता है। मुझे भी यही लग रहा है मालिक। देवराज चौहान सख्त निगाहों से सूरजभान को देख रहा था। इसका कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, ये आपके बारे में बहुत खतरनाक बात कर रहा है। सूरजभान की व्याकुलता भरी एकटक निगाह राजीव मल्होत्रा पर थी। अब तुम्हें भीतर आने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं 10 मिनट में लौटता हूँ, इसके बाद तुमने जो बयान लेना हो ले लेना। रही बात मालिक की तरफ उंगली उठाने की, तो इस बात का खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। विशालगढ़ विशालगढ़ का बच्चा बच्चा मालिक को बचपन से जानता है। सूरजभान को वहीं स्तब्ध खड़े छोड़कर देवराज चौहान राजीव मल्होत्रा के साथ बंगले में प्रवेश कर गया। ये इंस्पेक्टर कौन है? देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश करते ही राजीव से पूछा। मैं नहीं जानता। राजीव कुछ नर्वस सा दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है कि तुम नहीं जानते? वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता मालूम होता है, तुम्हारा नाम भी जानता है, तुम दिल्ली के रहने वाले हो ये भी जानता है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। वो कुछ भी जानता हो, परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।
देवराज चौहान ने इस मुद्दे पर फिर कोई बात नहीं की। यहाँ की हर वस्तु, हर चीज, बंगले का नक्शा तुम वीडियो फिल्म में देख चुके हो, देवराज चौहान ने कहा। अब आंखों से हर चीज को पहचानते जाओ। यहाँ पर तुम ऐसे चलो जैसे चलने के अभ्यस्त हो। अपनी चाल से नयापन जाहिर मत करो। राजीव मल्होत्रा की निगाहें तो पहले ही चारों तरफ दौड़ रही थी। यहाँ पर नौकरों के अलावा और तो कोई नहीं है? मेरा रिश्तेदार वगैरह? नहीं, तुम यहाँ के एकमात्र स्वामी हो। जब भी किसी से बात करो, अपनी आवाज में विश्वास रखकर बात करो। देवराज चौहान चलते हुए धीरे धीरे कहे जा रहा था, किसी को शक नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहो, यहाँ का मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। तुम असली रंजीत श्रीवास्तव को संभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कैद से निकलकर वो यहाँ आ पहुंचे। उसकी फिक्र तुम मत करो। वो तुम उसका मुकम्मल इंतजाम करके नहीं आए। हाथ पांव बांध देने से इंसान बेबस नहीं हो जाता। वो किसी न किसी तरह अपने बंधनों को खोल सकता है, वहां से फरार भी हो सकता है। जानता हूँ, अभी यहाँ से जाकर उसका ठीक इंतजाम करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। और ये इंस्पेक्टर मुझे तो बहुत तेज मालूम होता है, राजीव ने कहा। इसका क्या किया जाए? ये गड़बड़ कर सकता है, हमारे प्लान को फेल करके हमें फंसवा सकता है। इसे तो मैं अभी संभाल लूंगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। दोनों सीढ़ियां पार करके ऊपर पहुंचे। एक कमरे का दरवाजा खोलकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। यह एक खूबसूरत बेडरूम कम सिटिंग रूम था। यह तुम्हारा कमरा है, आराम करो। नौकर तभी तुम्हारे पास आएगा जब तुम उस बटन को दबाकर उसे यहाँ बुलाओगे। फोन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ वही फोन ऑपरेटर तुम तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा। मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ आसानी से संभाल लोगे। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? रंजीत श्रीवास्तव का पक्का इंतजाम करने। आज दिन भर तुम आराम करोगे, कल सुबह मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा। कल से तुम्हें अपना काम शुरू करना होगा। कैसे? ये रात को बताऊंगा। राजीव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अब मैं जाऊं? जाओ, राजीव मल्होत्रा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रंजीत श्रीवास्तव को कैद से मत निकलने देना। वो कैद में रहेगा तो मैं यहाँ आराम से अपना काम करता रहूंगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर पलटा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान बाहर आया तो उसके होठों पर सिगरेट लटक रही थी। सूरजभान अन्य पुलिस वालों से बात कर रहा था। देवराज चौहान को देखते ही सीधा उसके पास आया। मिस्टर देवराज चौहान, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो आदमी रंजीत श्रीवास्तव नहीं, राजीव मल्होत्रा है। देवराज चौहान अपने चेहरे पर नाराजगी और क्रोध के भाव ले आया। इंस्पेक्टर सूरजभान, आप अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, देवराज चौहान के कठोर देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं अपनी हद में हूं मिस्टर देवराज चौहान। मैं साबित कर सकता हूं कि जो कह रहा हूं किसी आधार पर ही कह रहा हूं। मेरी बात गलत नहीं हो सकती। सूरजभान अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। देवराज चौहान व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। तो साबित कीजिए कि जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि 3 महीने पहले दिल्ली के एक बैंक में 4 युवकों ने डकैती डाली थी, 3 हत्याएं की थी। ये जिसे आप रंजीत श्रीवास्तव कह रहे हैं, उन्हीं चारों डकैतों और हत्यारों में से एक है। दिल्ली में इसका एक कमरे का फ्लैट है, सूरजभान ने तीव्र स्वर में कहा। आप ये बातें किस बिना पर कह रहे हैं इंस्पेक्टर सूरजभान? देवराज चौहान बोला। इस बिना पर कि डकैती और उन हत्याओं की तफ्तीश तब मैंने ही की थी। मेरे ही इलाके में ये हादसा हुआ था।
चंद रोज पहले ही मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। तब बाकी के 3 कहाँ हैं? वो फरार हो गए थे, लेकिन कानून की निगाहों से ज्यादा देर नहीं बचे रह सकेंगे। यानी कि तुम इस केस में असफल हो गए। इसी कारण तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली से विशालगढ़ कर दिया गया और अब अपनी खींच मिटाने के लिए खामखा नई बात पैदा करने की चेष्टा कर रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं कैसा है मैं सुनना नहीं चाहता। एकाएक देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। बस, बहुत हो चुका। मैं तुम्हें जितना समझाना चाहता था समझा दिया, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अगर अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो जाओ भीतर, गिरफ्तार करो रंजीत श्रीवास्तव को। इंस्पेक्टर सूरजभान अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब खड़े क्यों हो? भीतर जाते क्यों नहीं मालिक को गिरफ्तार करने? ऐसे नहीं। सूरजभान ने सिर हिलाया। तो फिर कैसे? पुख्ता सबूतों के साथ। वो कहां से लाओगे? देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा। दिल्ली के उस पुलिस स्टेशन से जहां पर मैं तैनात था। वहां पर अभी भी इस केस की फाइल मौजूद है, और फाइल में रंजीत श्रीवास्तव की उंगलियों के निशानों की छाप मौजूद है। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। इंस्पेक्टर सूरजभान बहुत खतरनाक बात कह गया था। जो जी में आए करो, लेकिन इतना याद रखना, रंजीत श्रीवास्तव की तरफ उंगली उठाना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तुम किसी मामूली आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे। कोई बात नहीं। अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं रंजीत साहब के पाँव में पड़कर माफी मांग लूंगा। सूरजभान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। लेकिन मैं अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं। भुगतोगे। देवराज चांद ने सिगरेट एक तरफ उछाली। कल के हादसे के बारे में मेरा बयान नोट करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ सिर खपाता रहूं। सूरजभान ने देवराज चांद का बयान नोट किया। जब वो लोग जीप में बैठकर जाने लगे तो देवराज चांद सिर लहजे में कह उठा। आशा है अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। सूरजभान ने कुछ नहीं कहा। पुलिस जीप बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मस्तिष्क में खतरे की आंधी चलने लगी। आज ही उसने अपनी योजना पर असली कार्य करने की शुरुआत की थी। रंजीत श्रीवास्तव के बदले राजीव मल्होत्रा को उसकी जगह पर पहुंचाया था, और आज ही इंस्पेक्टर सूरजभान के रूप में बहुत बड़ा खतरा उसके सामने आ गया था। वो दिल्ली से राजीव मल्होत्रा की उंगलियों के निशान लाने को कह रहा था। जाहिर है वो उंगलियों के निशान तो राजीव मल्होत्रा के ही होंगे, और वो मिलेंगे भी। तब नई मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। राजीव मल्होत्रा देर सवेर पुलिस के जाल में फंसेगा ही। तब उसे बताना ही पड़ेगा कि वो कैसे रंजीत श्रीवास्तव बनकर वहां तक पहुंचा। उसके बारे में भी वो मुंह खोलेगा। यानी कि खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। 6 महीने की मेहनत 6 महीने भी न काम आई। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया कि अभी वो खिसकेगा नहीं। जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं होगा तब तक वो यहीं रहेगा, और ना ही राजीव मल्होत्रा से अभी वो इस बारे में बात करेगा। कहीं राजीव की उंगलियों के निशान रही राजीव की उंगलियों के निशानों की बात कहीं राजीव उंगलियों के निशानों की बात को सुनकर भयभीत हो गया तो वो आगे कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो उसका साथ देने से सरासर इनकार कर दे। अभी वक्त है। देवराज चौहान ने हिसाब लगाया कि इंस्पेक्टर सूरजभान को उंगलियों के निशान लाने को कम से कम 2 दिन का समय तो लगेगा ही। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और कार में बैठकर बंगले से निकल गया। मन ही मन उसे इस बात की तसल्ली थी कि आज रंजीत श्रीवास्तव ने जितनी दौलत इकट्ठी की थी, कम से कम वो तो उसके कब्जे में है। बहरहाल इंस्पेक्टर सूरजभान के बारे में सोचकर देवराज चौहान का दिमाग गर्म होता जा रहा था कि वो उसके किए कराए पर पानी फेरने जा रहा है, और वो इस बिगड़ते हुए मामले को संभाल भी नहीं सकता। अगला दृश्य। देवराज चौहान को गए आधा घंटा ही हुआ था कि फोन की घंटी बज उठी।
राजीव मल्होत्रा ने कुर्सी पर बैठे बैठे फोन को देखा। ये सोचकर थोड़ा सा घबराया अवश्य कि किसका फोन होगा, उसे फोन करने वाले को क्या कहना होगा। खैर, ये नौबत तो देर सवेर आनी ही थी। आगे बढ़कर राजीव मल्होत्रा ने रिसीवर उठाया। हेलो सर, ऑपरेटर की आवाज़ आई। मिस रजनी शाह आपसे बात करना चाहती हैं। रजनी शाह, रंजीत श्रीवास्तव की मंगेतर। वीसीआर में देखा उसका खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने साकार हो उठा। अगले ही पल वो संभला। लाइन दो। ओके सर। अगले ही पलों में रजनी शाह लाइन पर थी। हेलो रंजीत। रजनी शाह का शोक स्वर उसके कानों में टकराया। हेलो रजनी, कैसी हो? राजीव ने स्थिर लहजे में कहा। मुझे क्या होना है, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। रजनी की हंसी से भरी आवाज आई। तुम अपने बारे में बताओ। आज 11 बजे तुमने फोन करना था, मैं इंतजार करती रही। सॉरी, मैं कुछ बिजी था। फोन करना तो याद था परंतु कर नहीं सका। अब तो फुर्सत मिल गई। रजनी की हंसी से भरी आवाज आई। हाँ। राजीव के होंठों पर मुस्कान की रेखा उभरी। तो आओ ना, एक एक कप कॉफी पीते हैं। मैं बोर हो रही हूँ। कहाँ? राजीव मल्होत्रा ने मन ही मन गहरी सांस ली। वहीं, साइमन के कैफे में, जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। साइमन के कैफे, ये कहाँ है? राजीव के होंठों से निकला। कमाल है, साइमन के कैफे के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो? कहीं और सोच रहे हो क्या? रजनी हंसी। तुम्हें बता देने में क्या हर्ज है? राजीव मल्होत्रा जानबूझकर हंसा। शंकर रोड पर, कहो तो लेने आ जाऊं? रजनी की आवाज में चंचलता थी। नहीं, मैं आ जाऊंगा। कब तक? जब तुम कहो। अभी? ठीक है, आधे घंटे में मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा। जरा तैयार होकर आना बातों के लिए। आज मैं शादी के लिए बात करूंगी। रजनी पुनः हंसी। राजीव मल्होत्रा ने हंसकर रिसीवर रखा और रिसीवर रखते ही चेहरे पर गंभीरता की परत छाती चली गई। उसके विचारों का केंद्र रजनी शाह थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने एक छोटे से मकान के सामने कार रोकी, सिगरेट सुलगाई, फिर कार से बाहर निकलकर आगे बढ़ा और मकान का गेट खोलकर भीतर प्रवेश करके सदर द्वार के करीब लगी बेल का बटन पर अंगूठा रख दिया। भीतर घंटी बजने का स्वर सुनाई दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली अंजना थी। उसने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। नमस्कार। देवराज चौहान ने दोनों हाथ जोड़कर बेहद शरीफाना ढंग से नमस्कार किया। जवाब में असमंजसता भरी निगाहों से अंजना ने भी हाथ जोड़े। किससे मिलना है आपको? अजय साहब तो भीतर ही होंगे। हाँ। अंजना ने खोजपूर्ण निगाह देवराज चौहान पर डाली। आपको उनसे मिलना है? देवराज चौहान की सहमति में हिले सिर पर अंजना ने उसे भीतर ले जाकर बिठाया। मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। तभी अजय को कमरे में प्रवेश करते देख अंजना ठिठक गई। ये तुमसे मिलने आए हैं? अंजना ने अजय से कहा। कहिए। अजय ने देवराज चौहान को देखा। मैंने आपको पहचाना नहीं। अवश्य पहचान लेते, अगर हम पहले भी कभी मिले होते। उसी तरह बैठे बैठे देवराज चौहान मुस्कुराया। वैसे मुझे देवराज चौहान कहते हैं। अजय और अंजना की निगाहें आपस में मिली। दोनों सतर्क हो गए। देवराज चौहान की बातों से उन्हें खतरे का आभास मिलने लगा था।
क्या बात है? आप लोग एकाएक ही खामोश क्यों हो गए? देवराज चौहान ने दोनों पर निगाह मारी। तो आपका नाम देवराज चौहान है? अजय खुद पर काबू पाता हुआ बोला। हम्म। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जबकि हम पहले कभी नहीं मिले? मिले हम अवश्य नहीं, परंतु मैं आप लोगों के बारे में मिलने से ज्यादा जानता हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर कहा। वैसे मुझे खुशी है कि आप दोनों ने शादी कर ली और अब शराफत से जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। देवराज चौहान अंजना को देखकर मुस्कुराया। जेब काटने का धंधा ज्यादा देर नहीं चलना था। शादी करके तुमने अच्छा कदम उठाया। अंजना चौंकी। अजय के चेहरे का रंग फक पड़ गया। तुम कौन हो? अजय के होंठों से निकला। देवराज चौहान। ये तो तुम्हारा नाम हुआ। वास्तव में तुम कौन हो? अजय की आवाज में कंपन आ गया था। मेरा नाम ही तुम लोगों के लिए बहुत है। दिल्ली में तुम लोग जो करके आए हो उसके बारे में मैं सब जानता हूँ। बैंक डकैती के ये जो 35 लाख रुपए इस समय तुम लोगों के पास हैं, तो तुम ये सब कैसे जानते हो? अंजना हक्की बक्की रह गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा नाम देवराज चौहान है। मेरी निगाह हर तरफ रहती है। अजय और अंजना के होंठों से कोई बोल न फूटा। क्या चाहते हो? अंजना के होंठ खुले। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर शांत लहजे में कह उठा। यूं तो तुम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया था, न तो बैंक डकैती की, न ही किसी की जान ली। परंतु बैंक डकैती का पैसा तुम लोग पूरे होशो हवास में दिल्ली से विशालगढ़ ले आए। अगर पुलिस तुम लोगों को मौजूदा डकैती की दौलत के साथ गिरफ्तार कर ले तो जानते हो क्या होगा? दोनों चुप। कहते भी तो क्या, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। तुम लोगों की हालत उस स्थिति में बहुत बुरी हो जाएगी। सीधे जेल जाओगे। पुलिस वाले दो चार इल्जाम और भी तुम पर थोप देंगे। चंद दफा लगाकर अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जेल और अदालत के चक्करों में ही सारी उम्र बीत जाएगी। यानी कि दौलत भी गई और जिंदगी के मजे भी। अजय और अंजना के होंठों से कोई आवाज न निकली। मैं तुम लोगों पर मेहरबानी करने आया हूँ। मेरे सिवाय तुम लोगों के बारे में और कोई नहीं जानता। अंजना के होंठों से कठिनता से निकला। तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? दिवाकर हेगड़े, खेड़ा और राजीव मल्होत्रा ने जब जब बैंक डकैती डाली तो तब मैं उन पर बराबर निगाह रख रहा था। उसके बाद भी उन पर मेरी निगाह बराबर रही। यानी कि बाद में जो भी हुआ मेरी निगाहों के सामने हुआ। शादी करने के बाद तुम लोग जब विशालगढ़ जाने वाली ट्रेन पर बैठे, तब मैं कुछ दूर खड़ा तुम लोगों को देख रहा था। फिर उसी ट्रेन से मैं भी विशालगढ़ पहुंचा। तुम लोगों के रहने का ठिकाना देखकर वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद 2 दिन पहले ही विशालगढ़ लौटा हूँ। अब वक्त मिला तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आ गया। तुम हमारे पास क्यों आए हो? क्या चाहते हो हमसे? अजय ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। तुम लोगों का भला करने आया हूँ। कैसा भला? दिल्ली से भागकर गलत जगह आ गए हो। क्या मतलब? अंजना के होठों से निकला। दिवाकर हेगड़े और खेड़ा यहीं विशालगढ़ में हैं। अंजना बुरी तरह चौंकी। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। और ये केस जिस पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में था, उसका ट्रांसफर भी इसी शहर में हो गया है। तुम दोनों कभी भी आसमानी भार में दब सकते हो, जो खामखा ही सिर पर आ गिरती है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि 35 लाख के साथ विशालगढ़ से कहीं दूर निकल जाओ। फंस गए तो बाकी की जिंदगी खामखा ही जेल में बीत जाएगी, क्योंकि बैंक डकैती का पैसा तुम लोगों के पास है।
कहने के साथ ही देवराज चाहन उठा और बाहर को निकलता चला गया। अंजना और अजय हक्के बक्के से रह गए। कुछ पलों बाद उन्हें होश आया तो एक दूसरे को देखा। मैं नहीं जानती देवराज चाहन ठीक कह रहा है या गलत, लेकिन हमें किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहिए। तैयारी करो अजय, हमें अभी विशालगढ़ से निकल जाना होगा। अजय फौरन उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। नौकर देवराज चौहान को बंगले के ड्राइंग रूम में छोड़ गया। वहां का माहौल देखते ही देवराज चौहान के जबड़े सख्ती से भिजते चले गए। दिवाकर हेगड़े और खेड़ा के साथ महादेव बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। सामने ही टेबल पर अध पिए चाय के प्याले रखे थे। वो तीनों बेशक महादेव का साथ दे रहे हों, परंतु महादेव बेबाकी से बातें किए और हंसे जा रहा था। देवराज चौहान को देखते ही वो तीनों कुर्सियों से फौरन खड़े हो गए। लगता है आपके अजीज पहचान वाले हैं, महादेव भी उठता हुआ बोला। खैर, अब मैं चलूंगा, फिर आऊंगा फुर्सत में, तब बात करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, ओके? कहकर महादेव आगे बढ़ा और रास्ते में खड़े देवराज चौहान के समीप ठिठक कर, नमस्कार जी, मैं साथ वाले बंगले में रहता हूँ। नया नया पड़ोसी आया, सोचा जान पहचान कर लूं। खैर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, चलता हूँ। महादेव ने बेहद शराफत के साथ देवराज चौहान से कहा और बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और तीनों के करीब पहुंचा। कौन था ये? देवराज चौहान की निगाहें दिवाकर के चेहरे पर टिकती चली गई। पड़ोसी था। यहाँ क्या करने आया था? मेल मिलाप करने। यूं ही इधर उधर की बातें हांके जा रहा था, दिवाकर ने अनमने मन से कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, अपने बाप से बात की? हाँ, तुमसे वो बात करेगा। दिवाकर ने एक तरफ इशारा किया। देवराज चौहान की निगाह घूमी। कुछ दूर खिड़की पर कोई खड़ा था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। देवराज चौहान की निगाह पहले उस पर नहीं पड़ी थी। कई क्षण वो उसकी पीठ को देखता रहा। कौन है वो? तारा सिंह, पिताजी का खास आदमी। तुम्हें जो भी बात करनी हो उससे कर लो। तभी खिड़की पर खड़ा तारा सिंह पलटा। उसकी निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। तारा सिंह 50-55 की उम्र का दरमियाने कद का सेहतमंद व्यक्ति था। बदन पर कीमती सूट पहने था। देखने में वो कोई धन्ना सेठ लगता था, परंतु उसकी आंखें चुगली कर जाती थी। उसकी आंखों से क्रूरता की ऐसी झलक मिलती थी जैसे कि जन्मपत्री से किसी इंसान के बारे में मालूम हो जाता है। उनकी आंखों में झांक उसकी आंखों में झांकते ही देवराज चौहान सतर्क हो उठा। समझने में उसे एक पल की भी देर न लगी कि सामने खड़ा इंसान खेला खाया और खतरनाक है। चंद्र प्रकाश दिवाकर का ऐसे इंसान को बात करने के लिए भेजना उसकी समझ में नहीं आया। दिवाकर मामला बढ़ाना चाहता है या निपटाना? तारा सिंह हौले हौले चलता हुआ उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, मुझे तारा सिंह कहते हैं। तुम शायद देवराज चौहान हो? शायद नहीं, पक्का देवराज चौहान हूं। देवराज चौहान ने सपाट लहजे में कहा। मुझे चंद्र प्रकाश दिवाकर ने तुमसे बात करने के लिए भेजा है, तारा सिंह ने कहा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तरह तरह के लोगों से बातें करता। मैं तरह तरह में नहीं आता। तारा सिंह उसकी बात काटकर मुस्कुराया। दरअसल मैंने ही फैसला करना है कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तुम्हें रकम दी जाए कि नहीं? पुलिस को किया गया मेरा एक फोन मेरी बात की सच्चाई साबित कर देगा। दिल्ली में जिस इंस्पेक्टर ने इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था, वो आजकल विशालगढ़ में माल रोड के थाने में तैनात है। मैं इंस्पेक्टर सूरज भान की बात कर रहा हूँ। इत्तेफाक से आज सुबह मेरी उससे मुलाकात हुई थी। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं फालतू के किसी बंदे से बात नहीं करना चाहता।
कल तक रकम यहाँ पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो ये तीनों सदा के लिए जेल में होंगे। तुम तो खामखा ही क्रोध किए जा रहे हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तारा सिंह सिर और हाथ हिलाकर कह उठा। पैसा मैं अपने साथ लाया हूँ, लेकिन देने से पहले तसल्ली तो कर लूँ कि तुम जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। यूं ही हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। पैसे लाए हो? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। हाँ। कितना? एक मुश्त। पूरा करोड़ है? हाँ। तारा सिंह ने सिर हिलाया। चंद्र प्रकाश दिवाकर अपने बेटे पर किसी भी प्रकार की आंच आते नहीं देखना चाहता। वैसे भी करोड़ रुपए वैसे भी करोड़ रुपए की रकम देकर अपने बेटे के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। वैसे भी करोड़ रुपए की रकम अपने बेटे के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। पैसा कहाँ है? ऊपर कमरे में है। आओ वहीं चलते हैं। बाकी बात वहीं करेंगे। बच्चों के सामने मैं ज्यादा बात करना भी नहीं चाहता। वैसे तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि पैसा लेने के बाद भी अपना मुंह बंद रखोगे। आओ। कहने के साथ ही तारा सिंह ने तीनों से कहा, हम ऊपर जा रहे हैं। जब तक बुलाया ना जाए कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद तारा सिंह देवराज चौहान के साथ वहां से चला गया। देवराज चौहान ने चलने में कोई आनाकानी नहीं की। जो ऐसे मामलों में पैसे देगा वो अपनी तसल्ली तो करना ही चाहेगा। अगला दृश्य। दोनों कमरे में जा बैठे। दरवाजा बंद कर लिया। दोनों ने सिगरेट सुलगाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि जिस जानकारी की तुम कीमत मांग रहे हो उसे तुम्हारे सिवाय और कौन कौन जानता है? यानी कि कुल मिलाकर तुम कितने आदमी हो जो ये सब जानते हो? तारा सिंह ने शांत भाव से पूछा। उसकी कटुता भरी निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर घूम रही थी। बाकी तो सब ठीक था, परंतु तारा सिंह की आंखों में जो भाव थे वो देवराज चौहान को शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे थे। कोई बात उसे चुभ रही थी। वो क्या बात थी खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ मुझे तुम्हारा लाया पैसा नजर नहीं आ रहा, देवराज चौहान बोला। वहम में मत पड़ो, तारा सिंह गंभीर स्वर में कह उठा। पैसा यही है, लेकिन जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं न तो पैसा तुम्हें दिखाऊंगा ना ही तुम्हारे हवाले करूंगा। मेरी तसल्ली होते ही करोड़ की पूरी दौलत तुम्हारे पास पड़ी होगी। ये कोई छोटी रकम नहीं है जो तुम्हारे जेबों में भर दूं। देवराज चौहान समझ गया कि सामने बैठा इंसान बहुत ही घिसा हुआ है। जवाब दो मेरी बात का। ये बात और कौन कौन जानता है कि? कोई नहीं जानता, देवराज चौहान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अकेले हो? तारा सिंह की आंखों में अजीब से भाव भर आए। हाँ, मैं अकेले ही काम करता हूँ। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। फिर तो बहुत बहादुर हो। तारा सिंह एकाएक खुलकर हंसा। ऐसे काम अकेले करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारा गला काट देगा? खास तौर पर तब जब तुम किसी से वसूली करने जाओ, जैसे कि अब यहाँ पर आए हुए हो, अकेले। बाहर तुम्हारा कोई साथी भी मौजूद नहीं है। मेरा साथी बाहर नहीं, भीतर है। क्या मतलब? तारा सिंह के माथे पर बल उभर आए। अगले ही पल देवराज चांद के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगी। देवराज चांद का चेहरा कठोर हो चुका था। आंखों में जहान भर की सख्ती सिमट आई थी। होंठ भिज चुके थे। तारा सिंह फौरन सतर्क हो गया। ये क्या कर रहे हो? रिवॉल्वर जेब में रखो, तारा सिंह ने हाथ हिलाकर कहा। अब मैं कुछ कहूं?
देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। कहो। रिवॉल्वर देखकर तारा सिंह कुछ खास विचलित नहीं हुआ था। अब तक जो बातें तुमने की हैं उससे स्पष्ट झलकता है कि तुम जो भी कह रहे हो बकवास कर रहे हो। तुम दिल्ली से अपने साथ कोई पैसा नहीं लाए। देवराज चौहान एक शब्द चबाकर बोला। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है। तारा सिंह की आंखें सिकुड़ गई। मेरा ख्याल बिल्कुल सही है। इससे बड़ी और क्या बात कहूं कि अगर तुम मुझे दौलत की झलक दिखा दो तो सारी दौलत तुम्हारे हवाले करके चला जाऊंगा। दोबारा कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। तारा सिंह ने होंठ भींच लिए। मेरा नाम देवराज चौहान है। मेरा गला काटना इतना आसान नहीं जितना कि तुमने सोच लिया। बल्कि ये काम तो मुझे करना अच्छा लगता है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मेरे हाथ में नजर आ रही रिवॉल्वर का ख्याल हरदम अपने दिमाग में रखना। कोई गलत हरकत मत कर बैठना। साथ ही मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम अब मेरे साथ क्या करने वाले थे। कुछ खास करने का इरादा नहीं था मेरा। तारा सिंह ने हाथ हिलाया। और वो बेखास इरादा क्या था? वाह। एकाएक तारा सिंह हंसा। तुम तो मेरे ऊपर हावी होने की चेष्टा कर रहे हो। जो मैंने पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। देवराज चौहान गुर्राया। उसी पल देवराज चौहान को अपनी गर्दन पर ठंडे लोहे का आभास मिला। उसके जिस्म को तीव्र झटका लगा। वो सीधा होकर बैठ गया। होंठ भींच गए। आंखों में वहशीपन आ गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की चेष्टा नहीं की। वो समझ चुका था कि गर्दन पर रिवॉल्वर लग चुकी है। तारा सिंह के होठों के बीच क्रूरता भरी मुस्कान नाच रही थी। तुम पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना था? तारा सिंह हंसा। देवराज चौहान उसी मुद्रा में बैठा उसे देखता रहा। तुम्हारे सवाल का जवाब अभी तुम्हें खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। पूर्वोत्तर लहजे में कहते हुए तारा सिंह अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। तुम। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। बहुत महंगा सौदा कर रहे हो तारा सिंह। ये तो अच्छी बात है क्योंकि सस्ते सौदे का तो मुझे कोई शौक भी नहीं रहा। कहकर वो हंसा। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर पीछे देखा तो चेहरा मौत के भावों से भरता चला गया। पीछे तीन आदमी खड़े थे। एक की रिवॉल्वर उसकी गर्दन से सटी थी। अन्य दो रिवॉल्वरों को थामे बेहद सावधानी से उसे निशाना बनाए खड़े थे। तीनों के चेहरों पर खतरनाक भाव छाए हुए थे। अगला दृश्य। राजीव मल्होत्रा पोर्च में खड़ी कार में बैठा तो ड्राइवर दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठने के पश्चात कार स्टार्ट करते हुए बोला। कहाँ चलना है मालिक? शंकर रोड, साइमन के कैफे। ड्राइवर ने कार बंगले से बाहर निकाली और सड़क पर ले आया। राजीव मल्होत्रा पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था और सोचने लगा कि वो कहाँ से कहाँ आ पहुंचा है। सीधा साधा शरीफ इंसान एक गलत काम क्या किया, जुर्म की दलदल में धंसता ही चला गया। बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला उसे। आज रंजीत श्रीवास्तव के रूप में उसका पहला दिन था। अभी 6 महीने और उसे इसी रूप में बिताने थे। इस इस दरमियान जाने कितने मोड़, कितने खतरे बीच में आने थे। एकाएक उसका ध्यान नकाबपोश की तरफ भटक गया कि कौन है वो। जाहिर है देवराज चौहान का साथी होगा। परंतु एक बात उसे चुभ रही थी कि जब तक नकाबपोश उसके पास रहा देवराज चौहान वहां नहीं आया। अब देवराज चौहान आया तो नकाबपोश का आना बंद हो गया। जाने क्यों उसे लग रहा था कि नकाबपोश और देवराज चौहान एक ही शख्स हैं। अगर दो होते तो आज रंजीत श्रीवास्तव को इस तरह देवराज चौहान अकेला बांधकर छोड़कर नहीं आता, बल्कि वहां पर पहरेदारी के तौर पर नकाबपोश मौजूद होता। राजीव मल्होत्रा का दिमाग इन्हीं तानों बानों में लगा हुआ था। तभी कार लाल बत्ती पर रुकी।
व्यस्तम चौराहा था। राजीव की विचार तंद्रा टूटी। उसी पल कार का दरवाजा खोला और डॉक्टर बनर्जी ने कार में प्रवेश किया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, परंतु वह नहाया धोया अच्छे कपड़े पहने हुए था। भीतर प्रवेश करते ही जेब से रिवॉल्वर निकलकर बनर्जी के हाथ में आई और राजीव मल्होत्रा के बदन से जा सटी। साथ ही वो गुर्राया, हिलना मत कुत्ते की औलाद। राजीव मल्होत्रा ठगा सा रह गया। कई पलों तक वो कुछ भी न समझ सका। कार से नीचे उतरो, बनर्जी पुनः गुर्राया, सीधी तरह शराफत के साथ। किसी वहम में मत रहना। अगर तुमने किसी प्रकार की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सारी गोलियां तेरे शरीर में उतार दूंगा। कौन हो तुम? राजीव मल्होत्रा के होंठों से हक्का बक्का सा स्वर निकला। साले हरामी, मेरा पता पूछता है, मेरा परिचय पूछता है। उतर नीचे। बनर्जी ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में घुसेड़ दी। याद रख, कार से बाहर निकलते ही रिवॉल्वर मैं जेब में अवश्य डाल लूंगा, परंतु जरूरत पड़ने पर आधे सेकंड में ही बाहर निकाल लूंगा। बहुत दिनों से मैं इस मौके की तलाश में था कि तू मुझे कहीं अकेला मिले। आज का सुनहरी मौका मैं किसी कीमत पर नहीं गंवाऊंगा। जो मैं कहता हूँ खामोशी से वही करता जा, वरना तेरी लाश यहीं इस कार में अभी छोड़कर जाऊंगा। कहने के साथ ही बनर्जी ने भयभीत बैठे ड्राइवर से कहा, कार को लाल बत्ती पार करके साइड में रोक लेना। तेरा मालिक सिर्फ 5 मिनट में वापस आ जाएगा, अगर ये मेरी बात मानता रहा। डॉक्टर बनर्जी ने दृढ़ निश्चय से भरे खतरनाक भावों को देखकर राजीव मल्होत्रा कुछ भी पूछने का हौसला न कर सका। वो डॉक्टर बनर्जी के साथ कार से नीचे उतरा। उसी समय हरी बत्ती हो गई। वाहन आगे बढ़ने लगे। बनर्जी उसके साथ फुटपाथ पर आया। राजीव के प्रति वो बेहद सावधान था। उसे लेकर वो पास ही में खड़ी कार तक पहुंचा। कार के भीतर असली रंजीत श्रीवास्तव अपने असली चेहरे के साथ मौजूद था। तुम जाओ, चौराहे के पार वो कार खड़ी है। निश्चित रहना, अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे हर समय अपने करीब समझना। कहने के साथ ही बनर्जी ने कार का अगला दरवाजा खोला और राजीव को भीतर धकेल कर खुद भीतर बैठ गया। रंजीत श्रीवास्तव ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। उसने अपने हमशक्ल को देखा। उधर राजीव मल्होत्रा ने अपने हमशक्ल को। अशोक, रंजीत श्रीवास्तव ने भारी स्वर में कहा, मुझे तुमसे इतने ज्यादा कमीनेपन की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें आधी जायदाद देने को तैयार था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लालच तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। अब देखा लालच का नतीजा। राजीव मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, मैं नहीं जानता तुम किस अशोक की बात कर रहे हो। बहरहाल, मैं अशोक नहीं हूं। मेरा नाम राजीव है, राजीव मल्होत्रा। अगर मुझे मालूम होता कि देवराज चांद तुम्हें संभाल नहीं पाएगा तो मैं कभी भी इस काम को हाथ में नहीं लेता। तुम्हारी जगह कभी ना लेता। देवराज चांद? रंजीत श्रीवास्तव के माथे पर बल पड़ गए। ये कौन है? तुम क्या कह रहे हो? देवराज चांद वही है जिसकी कैद से तुम निकल भागे आ रहे हो। मैं मैं तो किसी की कैद में नहीं था, रंजीत श्रीवास्तव के होंठों से निकला। राजीव मल्होत्रा के कहने से पहले ही डॉक्टर बनर्जी गुर्रा कर कह उठा, तुम जाओ रंजीत, चौराहे के पार खड़ी अपनी कार में जाओ। जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। ये अब कभी भी तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि ये न जिंदों में रहेगा न मरों में। इससे तो अभी मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है। रंजीत श्रीवास्तव बिना कुछ कहे नीचे उतरा और पैदल ही आगे बढ़ गया। चलो, डॉक्टर बनर्जी राजीव मल्होत्रा पर गुर्राया, ड्राइविंग सीट संभालो। राजीव ने खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाओ। कहने के साथ ही डॉक्टर बनर्जी ने रिवॉल्वर उसकी कमर में लगा दी। एक दिन तुम मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ही बाजी जीते थे अशोक, और आज तुम्हें हराने के लिए भी मेरा कंधा आया है। कार आगे बढ़ा, मेरा मुंह मत देख।
बातें करने के लिए हमारे पास अब वक्त ही वक्त होगा। बहुत बातें करेंगे हम। बनर्जी कड़वे स्वर में कह उठा। राजीव मल्होत्रा ने कार आगे बढ़ा दी। उसके दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। वो रंजीत श्रीवास्तव और डॉक्टर बनर्जी की बातें और व्यवहार को समझने की चेष्टा कर रहा था। अगला दृश्य। रंजीत श्रीवास्तव ने कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठते ही बोला, चलो। ड्राइवर ने अपने मालिक को सही सलामत देखकर चैन की सांस ली। उसने कार आगे बढ़ा दी। अगले ही पल उसके होंठों से निकला, मालिक, आपके कपड़े? आपने तो दूसरे कपड़े पहने हुए थे। ड्राइवर की बात सुनकर रंजीत श्रीवास्तव मुस्कुराकर बोला, जो मुझे ले गया था उसने मेरे कपड़े उतार लिए और ये पहनाकर वापस भेज दिया। हैरानी है मालिक, वो पागल तो नहीं था? ड्राइवर वास्तव में हैरान हो उठा था। शायद। मुझे तो वो पागल ही लगा था। रंजीत बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर रोड पर आपने साइमन के कैफे चलने को कहा था। ड्राइवर बोला। वापस बंगले पर चलो, अब मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। जो हुक्म मालिक, ड्राइवर ने फौरन सिर हिलाकर कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने क्रूरता भरी निगाहों से तारा सिंह को देखा। देवराज चौहान के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पिछले 3 घंटों से वो इसी मुद्रा में पड़ा था। शाम हो रही थी। वो चल फिर सकता था, परंतु कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो तीनों खतरनाक आदमी कमरे में ही डटे रहे थे। इन 3 घंटों के दरमियान ना तो वो तीनों कुछ बोले थे और ना ही देवराज चौहान ने कुछ कहा था। अलबत्ता खा जाने वाली निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर शाम होने पर तारा सिंह वहां पहुंचा। देवराज चौहान को बेबस देखकर वो हंसा। माफ करना, खाना खाने के बाद जरा आंख लग गई थी। अब खुली तो सीधा चला आया। तेरी आंख तो मैं ऐसी बंद करूंगा कि फिर कभी नहीं खुलेगी। देवराज चौहान गुर्राया। सपने देखना छोड़ो। तुम नहीं जानते अब तुम्हारा क्या हाल होने जा रहा है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत हौसला है तुम में। तारा सिंह ने उसकी आंखों में झांका। बहुत ही ज्यादा। तुम जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। उन आने वालों में तारा सिंह नहीं होगा बेटे। तारा सिंह कटुता से कह उठा। कई तारे थे उनमें। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। तारा सिंह फिर आदत के मुताबिक हाथ को हवा में हिलाकर कह उठा, छोड़ो इन बातों को, बाद में करेंगे। मैं फिर तुमसे वही पूछता हूँ जो दिन में पूछा था। जिस बिना पर तुम दौलत की डिमांड कर रहे थे, उस बात को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम क्या समझते हो अपनी जान बचाने की खातिर मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा? इसका मतलब है इस बात के राजदार तुम अकेले ही हो? हाँ। तुम्हारा कोई साथी नहीं? नहीं। मेरा ऐसा कोई साथी नहीं जो बाहर खड़ा हो और मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। गुड। तारा सिंह ने सिर हिलाया। अगर तुम मर जाओ तो ये बात हमेशा के लिए यहीं पर खत्म हो जाएगी। एकाएक देवराज चौहान हंसा। कड़वी हंसी। तारा सिंह ने देवराज चौहान की आंखों में झांका, फिर हाथ हिलाकर बोला, मुझे हैरानी है कि तुम अपनी मौत से भी नहीं डर रहे। मेरी मौत आई ही कहाँ है जो मैं डरूं। वैसे भी देवराज चौहान ने कभी डरना नहीं सीखा। तारा सिंह ने वहां मौजूद तीनों आदमियों को देखा। सुना तुम लोगों ने? अच्छी तरह से सुन लिया होगा कि ये कहता है इसकी मौत नहीं आई और ये कभी डरता भी नहीं है। ऐसे बहादुर लोगों को तो इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए जो डरते ना हो। हुकुम मालिक, एक ने खतरनाक लहजे में कहा। आज रात इसे डरा दो।
तारा सिंह ने सर्द लहजे में कहा। जो हुक्म। इसे बता दो कि मौत क्या होती है और लोग उससे क्यों डरते हैं। तारा सिंह गुर्राया। ठीक है मालिक। दिन का उजाला निकलने से पहले ही इसकी लाश शहर के किसी चौराहे पर फेंक देना और एक कागज पर यह लिखकर इसकी छाती से चिपका देना कि यह मौत से नहीं डरता था, लेकिन जब मौत आई तो ये रोया तड़पा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, परंतु मौत ने इसे फिर भी नहीं बख्शा। रोने गिड़गिड़ाने वाली बात तुम कैसे कह सकते हो तारा सिंह? देवराज चौहान ने व्यंग भरे स्वर में कहा। इसलिए कि ऐसा ही होगा। जब तुम मरोगे तो तड़पोगे भी अवश्य। तुम्हें वहम है, मैं नहीं मरने वाला। तारा सिंह हंसा, ठहाका मारकर हंस पड़ा। पहली बार इतनी जोर से हंसा था वो। बेटे, तारा सिंह ने अपनी हंसी रोककर देवराज चौहान को देखा। मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाकर कि तुम मरने जा रहे हो तभी मारूंगा, जब तुम खुद कहोगे कि मुझे मत मारो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये कहकर कि खतरनाक खेल खेलते हो, वो भी अकेले। अगर तुम्हारे दो चार साथी होते, उन्हें भी इस मामले की सारी जानकारी होती, वो बंगले के बाहर खड़े तुम्हारी वापसी की राह देख रहे होते, तो शायद मैं कुछ सोचता, तुमसे सौदेबाजी करके रकम कम करवाता। लेकिन तुम तो हो ही अकेले, इसलिए तुम्हारा पत्ता तो मैं ही साफ कर दूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ तारा सिंह को देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। तारा सिंह ने अपने आदमी को देखा। रात को इसे भरपेट खाना खिलाओ। भूखे पेट में इसकी जान लेकर इसकी आत्मा को भटकाना नहीं चाहता। और खाना खिलाते समय इसके हाथ मत खोलना। अपने हाथों से इसे खाना खिलाना। ऐसा ही होगा मालिक। रात को हमारी आखिरी मुलाकात होगी देवराज चौहान। तब तक के लिए विदा। तारा सिंह ने अपना हाथ हवा में लहराया और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने तारा सिंह के जाने के बाद तीनों पर तसल्ली से भरी निगाह मारी, फिर आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा और बोला, सिगरेट तो पिला दो। एक ने सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान के होठों में फंसा दी। अगला दृश्य। महादेव को पूरी आशा थी कि देवराज चौहान उससे मिलने बंगले में आएगा। अपने बंगले में पहुंचकर वह देवराज चौहान का इंतजार करने लगा। तब दिन के 2 बजे थे और 2 के 6 बज गए। देवराज चौहान बंगले से बाहर नहीं निकला था। टैक्सी से आया होता तो जुदा बात थी, परंतु वो कार से आया था और उसकी कार बंगले के बाहर वैसी की वैसी ही खड़ी थी। इतनी देर देवराज चौहान को भीतर नहीं लगनी चाहिए। महादेव के मस्तिष्क में बार बार यही बात आ रही थी। साथ ही उस आदमी का चेहरा घूम रहा था जो उन तीनों के सिवाय वहां पर मौजूद था। वो आदमी उसे सिरे से ही ठीक नहीं लगा था। महादेव के मन से आवाज आने लगी, हो ना हो देवराज चौहान के साथ भीतर अवश्य कुछ गड़बड़ हुई है। बहुत सोचने के पश्चात महादेव बंगले से बाहर निकला और दिवाकर वाले बंगले के बाहर खड़ी देवराज चौहान की कार के करीब पहुंचा। पिछली सीट पर सूटकेस मौजूद था। कार के दरवाजे उसने खोलने चाहे तो वो लॉक थे। महादेव ने जेब से पतली सी तार निकालकर कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और अपने वाले बंगले के सामने रोककर इंतजार करने लगा। कार को अपनी जगह से हिलाने के पश्चात भी बंगले से कोई भी बाहर नहीं निकला था। अब महादेव को पूरा विश्वास हो गया कि भीतर देवराज चौहान सही नहीं है। उसके साथ कुछ हुआ है और वो ठीक नहीं हुआ। इस पर भी महादेव का विश्वास डोल जाता कि हो सकता है वो गलत सोच रहा हो। देवराज चौहान बंगले के भीतर दोस्तों में बैठा विस्की उड़ा रहा हो। तभी उसे पिछली सीट पर पड़े सूटकेस का ध्यान आया। उसने सूटकेस चेक किया, वो लॉक था। तार के दम पर उसने लॉक हटाया और सूटकेस खोलकर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फट गई। वो नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा पड़ा था। उसने फौरन सूटकेस बंद किया और सूटकेस सहित कार से उतरकर अपने बंगले में प्रवेश कर गया। चुपचाप अपने कमरे में पहुंचा और सूटकेस एक तरफ रखकर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। रह रहकर उसकी निगाह नोटों से भरे सूटकेस पर जा टिकती।
वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इतने माल को सड़क पर छोड़कर देवराज चांद दिन भर बंगले में तो बैठा नहीं रह सकता था। जाहिर है कि बंगले के भीतर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो बाहर नहीं आ सका, और बंगले वालों को बाहर खड़ी उसकी कार का ध्यान नहीं रहा होगा, वरना कार तो कब की हटा देते। इस बीच महादेव ने कई बार सूटकेस को खोलकर उसमें पड़ी दौलत को नहारा। दौलत का लालच भी उसके दिमाग पर हावी था। इतनी दौलत एक साथ अपने कब्जे में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मन तो कर रहा था कि सूटकेस लेकर फौरन फूट ले। दूसरी तरफ देवराज चाहन के बारे में जानने की जिज्ञासा भी मन में थी कि वो बंगले से बाहर क्यों नहीं निकला, वो किस फेर में था और उसके साथ क्या हुआ था। काफी सोच विचार के पश्चात उसने सूटकेस को उठाकर वार्डरोब में बंद किया और चाबी जेब में डाल दी। घड़ी में समय देखा, 8 बज चुके थे। महादेव इस बात का फैसला कर चुका था कि देवराज चांद पर गुजरे हादसे के बारे में जानने के पश्चात वो यहाँ से दौलत के साथ फूट लेगा। कुछ और रात होने पर वो दिवाकर वाले बंगले में घुसकर देवराज चांद के बारे में जानने का फैसला कर चुका था। अगला दृश्य। राजीव मल्होत्रा के होंठों से कराह निकली और उसने आंखें खोल दी, परंतु सिर में हो रही पीड़ा के कारण वो ठीक से आंखें न खोल पाया। कई पलों की चेष्टा के पश्चात वो पूरी तरह आंखें खोलने में कामयाब हुआ। खुद को उसने कुर्सी पर बंधे पाया। सामने ही डॉक्टर बनर्जी कमर पर हाथ रखे कहर भरी निगाहों से उसे देख रहा था। डॉक्टर बनर्जी रिवॉल्वर के दम पर उससे कार ड्राइव करवाकर साधारण से मकान में ले आया था, और मकान में प्रवेश करते ही बनर्जी ने रिवॉल्वर के दस्ते की तगड़ी चोटें उसके सिर पर की तो वो बेहोश हो गया था। अब जब होश आया तो खुद को इस स्थिति में पाया। यह है तुम्हारी असली जगह, डॉक्टर बनर्जी ने खतरनाक लहजे में कहा। तुम यही समझते रहे कि ऊंट कभी पहाड़ के नीचे नहीं आ सकता। आज आए हो ना, पहाड़ के नीचे। आप पहाड़ हो सकते हो, लेकिन मैं ऊंट नहीं। बहुत खूब। अब तुम मुझे आप कह रहे हो, और जब मैं तुम्हारी कैद में था तब। कैद में? भला आप मेरी कैद में कब थे? मैंने तो आपको आज पहली बार देखा है। हरामजादा कुत्ता, डॉक्टर बनर्जी ने दांत पीसकर कहा। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इससे शरीफ कोई दूसरा हो ही ना, जैसे मैं तेरा बुजुर्गवार हूँ। 2 साल तूने मुझे कैद में रखा था कमीने। उन 2 सालों का हिसाब लूंगा, एक एक पल का हिसाब लूंगा। तू तो यही समझता रहा कि बाजी हमेशा तेरे ही हाथ में रहेगी, कभी पलटेगी नहीं। अब देख ले, तेरे हाथ की रेखाओं को मैंने पलट कर रख दिया है। राजीव मल्होत्रा की समझ में कुछ ना आया। अब तुझे मैं तब तक कैद में रखूंगा जब तक कि तुझे रख सकूंगा, और तब तक तू शराफत से रहना पसंद करेगा। फिर बाद में तुझे गोली से उड़ा दूंगा। तेरे जैसे नाक को संभालना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं रंजीत श्रीवास्तव नहीं जो डर कर दुबक कर बैठ जाऊंगा। मैं तो। साहब, आखिर राजीव मल्होत्रा कह उठा। आप जो कुछ भी कह रहे हो मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, परंतु इतना स्पष्ट जाहिर है कि आप किसी भारी गलतफहमी का शिकार हैं। अगर मेरा कोई कसूर है भी तो वो इतना नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगे। तेरा कोई कसूर नहीं? खास नहीं? उल्लू के पट्टे, मुझसे अपना चेहरा बदलवा कर तूने रंजीत का हक छीना, मुझे कैद में डाला। तू तो रंजीत को ही खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मेरे बंद मुंह ने उसे बचा लिया। अशोक श्रीवास्तव साहब, मैं चाहता तो पुलिस को खबर करके तेरे को कई सालों के लिए जेल में ठुसवा सकता था, परंतु मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुझे मैं अपने हाथों से सजा देना चाहता था, और आज वो वक्त आ पहुंचा है। राजीव मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ गई। मैंने आपसे अपना चेहरा बदलवाया? हाँ, मुझे धोखे में रखकर रंजीत की शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी तुमने। काश मुझे उस वक्त मालूम होता कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं तो तुम्हारी बात कभी भी ना मानता। मैंने आपको 2 साल कैद में डाला?
कुत्ता। बनर्जी ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है, तो क्या अब तुम्हारा नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, या रंजीत के रूप में रहते रहते अपना नाम भी भूल गए हो? इसका मतलब मैं रंजीत श्रीवास्तव का कोई रिश्तेदार हूँ, क्योंकि मैं भी श्रीवास्तव हूँ। उसके चचेरे भाई हो तुम। डॉक्टर बनर्जी के स्वर में असमंजसता के भाव उभर आए। आपकी बातों से मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार है कि मैं अशोक श्रीवास्तव हूँ, रंजीत श्रीवास्तव का चचेरा भाई। मैंने आपसे अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना चेहरा रंजीत जैसा बनवाया और रंजीत बन बैठा। इस बीच मैं रंजीत को जान से मार देना चाहता था, जो कि आपको पता था कि वो कहाँ है। आपने मुझे रंजीत के बारे में नहीं बताया। 2 साल आप मेरी कैद में रहे, अब किसी प्रकार कैद से आज़ाद हो गए। फिर आपने मुझे अशोक श्रीवास्तव समझकर आज मुझ पर काबू पाया और असली रंजीत श्रीवास्तव को वापस उसकी जगह भेज दिया। यही है ना सारी बात? इस बात को तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? बनर्जी ने कड़े स्वर में कहा। 2 साल तुम्हारी कठोर कैद में रहने के पश्चात मैं शरीफाना ढंग भूल चुका हूँ। कैद में जितनी तकलीफें तुमने मुझे दी हैं, उससे कहीं ज्यादा अब मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा, कुत्ते। तुझे तो। आपका शुभ नाम क्या है? ओह। बनर्जी की आवाज में जहरीलापन भर आया था। तेरा कोई नाटक, कोई ड्रामा मेरे सामने नहीं चलने वाला। डॉक्टर बनर्जी अब पहले जैसा भोला भाला इंसान नहीं रहा कि तुम्हारी बातों में आ जाए। डॉक्टर बनर्जी। राजीव मल्होत्रा बड़बड़ा उठा। डॉक्टर बनर्जी ने उसे घूरते हुए सिगरेट सुलगाई। राजीव मल्होत्रा जैसे बातें कर रहा था वैसी बातों ने उसे चक्कर में डाल दिया था। वो तो इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो, और जैसे हर बात उसने अब जानी हो। डॉक्टर बनर्जी, आप इस समय बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं। राजीव मल्होत्रा बोला। बकवास कर मत कर, कुत्ते। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपने जो कहना करना हो कर लीजिएगा। दरअसल आप जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं। मैं अशोक श्रीवास्तव नहीं हूँ। डॉक्टर बनर्जी के चेहरे पर जहरीले भाव फैलते चले गए। तुम अशोक श्रीवास्तव नहीं? नहीं। तो फिर रंजीत श्रीवास्तव हो? वो भी नहीं। जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम हो कौन। मेरा नाम राजीव मल्होत्रा है। डॉक्टर बनर्जी कड़वी हंसी हंसा। तू क्या समझता है मेरा दिमाग चल गया है जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? 2 साल मैं तेरी कैद में रहा हूं। तुझे तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अब अब तू भी हरदम मुझे याद रखेगा। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं राजीव मल्होत्रा हूं। डॉक्टर बनर्जी की आंखें राजीव पर जा टिकी। क्या साबित कर सकता है तू? यही कि मैं रंजीत या अशोक श्रीवास्तव नहीं हूं। साबित कर। डॉक्टर बनर्जी के होंठ सख्ती से भिज गए। दरअसल मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास बहुत वक्त है, फुर्सत है। मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, तुझे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देना। इस काम के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। बोल, सुना अपनी कहानी। डॉक्टर बनर्जी ने विशाले स्वर में कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। कितना मजा आ रहा है मुझे कि तुम अब मेरे रहमो करम पर हो। थोड़ी देर का मजा है, ले लो। कुछ ही देर बाद तुम्हारे सारे मजे खराब होने वाले हैं। राजीव मल्होत्रा ने कहा, फिर बोला, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। बोलो, कुछ भी बोलो। अगर मैं रंजीत अशोक श्रीवास्तव ना हुआ तो मेरा क्या करोगे? फालतू बात मत करो। जो भी बकना चाहते हो फौरन बको। बनर्जी गुर्राया। राजीव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, फिर कहा, तुमने मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की थी?
हाँ। प्लास्टिक सर्जरी को हटा सकते हो? मेरा चेहरा साफ कर सकते हो? क्यों नहीं? वो तो मैं अभी करने ही वाला हूँ। ठीक है, पहले मेरा चेहरा साफ करो, बाकी बातें हम फिर करेंगे डॉक्टर बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी कई पलों तक राजीव मल्होत्रा को देखता रहा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सिर्फ आधे घंटे में मैं तुम्हारे चेहरे से प्लास्टिक सर्जरी साफ करके तुम्हें तुम्हारे असली चेहरे में ला दूंगा। तुम्हारा असली और कमीनगी से भरा चेहरा देखने का तो कब से मन है मेरा। राजीव मल्होत्रा के होंठों से गहरी सांस निकल गई। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हम्म। उधर देवराज चौहान फंस गया, मतलब अशोक श्रीवास्तव फंस गया, राजीव मल्होत्रा फंस गया। तीन जगह पर ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। तो जो मुझे लगता है, महादेव देवराज चौहान को बचाएगा। ये डॉक्टर को पता चल जाएगा। ये तो कहानी स्पष्ट हो गई अब। कह रहे यार, ये तो हमसे गलती हो गई। अब देखना ये है कि अच्छा, इस चक्कर में वो पुलिस वाला जब वहां उंगलियों के निशान लेगा तो वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि असली रंजीत श्रीवास्तव पहुंच चुका है वहां। वेरी गुड। अच्छा, एक जगह मुझे लगा था कि ये क्या कर दिया, लेकिन वो अनिल मोहन जी ने फिर कवर कर लिया, ये सोचकर कि वो ड्राइवर के हाथों डायलॉग्स दे दिए थे, क्योंकि दोनों के कपड़े अलग थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उन्हें, हो सकता है अगर पूरी तरह से प्री प्लान्ड होता, लेकिन वो संभव नहीं था। तो जब राजीव को निकालकर रंजीत को वापस प्लांट किया, तो रंजीत के कपड़े वो नहीं हो सकते थे जो राजीव ने पहने थे, और ड्राइवर इस बात का गवाह था, क्योंकि वो अपने साहब को लेकर आया था। तो ठीक किया कि ड्राइवर के पास से ये डायलॉग निकलवा दिए कि अरे साहब, आपके कपड़े कहाँ गए। नहीं तो, क्योंकि हुआ क्या कि बहुत सारी जगहों पर इस कहानी में अगर हमने देखा हो तो कुछ डायलॉग्स जरूरत से ज्यादा लंबे किए हुए हैं, कि कार स्टार्ट की, फिर बैक की, फिर मोड़ा, फिर निकाली, फिर ऐसे देखा, फिर वैसे देखा। उसकी वजह से जो आम कहानी का फ्लो है ना, वो इधर उधर ज्यादा जा रहा है। अभी तो मैं कुछ हिस्से जो हैं, जैसे किसने क्या कहा, उसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। मैं खाम खा छोटे छोटे डायलॉग के पीछे देवराज चौहान बोला, बनर्जी बोला, ये बोला, वो बोला, अरे कितना बोला, वो दिख रहा है। खैर, और वो लिखना जरूरी भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। आपको कैसी लग रही है, बताइएगा। अब इस कहानी के हम 13वें भाग में जा रहे हैं, और फिर मुझे लग रहा है इसका 14वां भाग भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पन्ने अभी काफी बचे हुए हैं। कितने पे आ गया ये आ गई जी कहानी 140 पे। 140 पे आ गई है, और 100 नहीं, 219 20 पन्ने हैं। तो दो भाग अभी और बचे हुए हैं। खैर, चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।